Hi everyone, this is Bindu and I welcome you all on my YouTube channel TED Education. I hope you all are good and doing well. So आज की वीडियो में हम एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी में पिछले पेपर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे फिज़िक्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि जल्द ही आपका ये एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEES जिस नाम से हम जानते हैं। इसमें जो प्रीवियस पेपर्स में जो फिज़िक्स के क्वेश्चंस थे वो हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चंस बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो लाइक DSSB, KVS, NVS। तो सभी एग्ज़ाम्स में जो है आपका ये क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन बटन फॉर इंस्टेंट नोटिफिकेशंस। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ वेक्टर A पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड अ वेक्टर B पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ। द वेक्टर प्रोडक्ट A क्रॉस B इज। वेक्टर प्रोडक्ट से क्वेश्चन पूछा गया। ये दो वेक्टर हमें दिए हुए हैं। A वेक्टर की डायरेक्शन दी हुई है वर्टिकली अपवर्ड और B वेक्टर की डायरेक्शन दी हुई है टुवर्ड्स नॉर्थ। तो जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ए वेक्टर हमारा ये हो गया। ये डायग्राम ये 3D में एक्चुअली होगा। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये आपकी तरफ है, ये पॉइंट आउट टू द पेज है, ये परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। और जो बी वेक्टर है वो इस प्लेन में ही है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो हमें बताना है कि ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो क्या आएगी, वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें हम अपना राइट हैंड रूल लगा सकते हैं या फिर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो पहले चलिए हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं। तो हमें दिया हुआ है ए क्रॉस बी हमें निकालना है। ए की डायरेक्शन किस तरफ है, ए की डायरेक्शन हमारी तरफ है। इट मीन्स जेड एक्सिस के अलोंग है वो। तो जेड एक्सिस में हम क्या लेते हैं, आई कैप, जे कैप, के कैप, क्या लेंगे, के कैप। क्रॉस बी वेक्टर किस डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में है, नॉर्थ वाई डायरेक्शन में। तो उसके साथ क्या लेंगे हम, जे कैप। तो के और जे, के क्रॉस जे किसके बराबर होती है, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास होती है माइनस आई कैप। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए बी आई कैप, माइनस में आई कैप आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट हम सबको पता है कैसे करते हैं, आई जे के। अगर आई क्रॉस जे होता है तो के बनता है, जे क्रॉस के देन आई कैप बनेगा। बट ये हमारे पास के क्रॉस जे उल्टा है तो साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आया, माइनस में आई कैप। तो माइनस आई कैप इट मीन्स आई कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस का कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव साइड। तो इस डायरेक्शन में जो है हमारी ए क्रॉस बी जो वेक्टर प्रोडक्ट की जो फाइनल डायरेक्शन है वो क्या होगी, वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा वेस्ट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, अलोंग वेस्ट। और दूसरे तरीके से आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करो, प्रैक्टिकली आप करके देखो। अभी आप वीडियो देख रहे हो तो एक्स एक्सिस इस पॉइंट के ऊपर, ये जो मैं मेंशन कर रही हूँ इसके ऊपर आप अपना पेन रख दो। बिल्कुल ऊपर हो गया आपके मोबाइल या जिस पे भी आप देख रहे हो, इसके ऊपर पेन रखा गया। तो इसकी डायरेक्शन में ये आपका ए वेक्टर है और बी वेक्टर तो ये ऐसे ही होगा जैसे शो कर रखा है। अब आपकी जो राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं वो आप कर्ल करो, जो आपका पेन रखा है उस डायरेक्शन से बी वेक्टर डायरेक्शन की तरफ आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करो। तो आपका थंब जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा वो आपका फाइनल रिजल्ट होगा ए क्रॉस बी का। तो इसने ए क्रॉस बी पूछा है तो आप ए वेक्टर से शुरू करोगे और बी वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करते हुए लेके जाओगे। तो थंब जिस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेगा वो आपकी फाइनल डायरेक्शन होगी। ये बी क्रॉस ए भी पूछ सकता था उल्टा करके, तो आप फिंगर्स को बी वेक्टर से ए वेक्टर की तरफ लेके आते तो थंब आपका जो है अपोजिट डायरेक्शन शो करता। सो इस तरीके से आपको इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप मैथमेटिकली भी इसको सॉल्व करके देख सकते हो। दोनों मेथड मैंने आपको डिस्कस करा दिए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इन वन टाइम पीरियड इज।
ए इज़ एम्पलीट्यूड, ए यहाँ पे एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रहा है। ऑप्शंस दिए हुए हैं ए, 2a, 4a या फिर 0। मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक टाइम पीरियड में। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन 0। डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसने, ना कि डिस्टेंस। तो जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो ये आपकी मीन पोजीशन है, यहाँ से पार्टिकल ने वाइब्रेट होना शुरू हुआ और यहाँ पे गया एक्सट्रीम पोजीशन पे, फिर वापस इधर आया, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस इधर आया, तब यहाँ पे इसका एक टाइम पीरियड कंप्लीट होता है। तो जहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया था फाइनली वहीं पे पहुँच गया। तो इट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो गया, तो इसका फाइनल जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो 0 आएगा। इसे क्वेश्चन को ऐसे मॉडिफाई कर सकता था एग्जामिनर, अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस पूछ लेता कि जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, तो उस केस में हमारे पास इसकी वैल्यू आती 4a। अगर ये डिस्टेंस पूछता आपसे वन टाइम पीरियड में तो उसकी वैल्यू आप 4a लिखते, अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसने तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा 0। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कब होगी, फर्दर नॉलेज के लिए आप 1-2 पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, आप जान लो। इसके जो आसपास के क्वेश्चंस और बन सकते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन तब देखने को मिलेगी आपको जब वो बहुत ही स्मॉल एंगल पे क्या हो, डिस्प्लेस हो अपनी मीन पोजीशन से। जैसे आपका एग्जांपल और क्या हो सकता है, सिंपल पेंडुलम का केस हो गया, इसको बस हल्का सा डिस्प्लेस करना है, ऐसा नहीं है कि आप इसको बहुत ज़्यादा डिस्प्लेस करा दोगे, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में नहीं आएगा। सिंपल हार्मोनिक मोशन आप तब बोलोगे जब उसमें बिल्कुल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो, ये जो एंगल ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ये बहुत स्मॉल हो यहाँ से मीन पोजीशन से। तो जो है आपका ये भी एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल है। ये इसकी राइट एक्सट्रीम पोजीशन, ये लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, इसको मीन पोजीशन बोलेंगे, और ये आपका एम्पलीट्यूड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर वेयर एन ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसने पूछा है कि सन से रेज आ रही हैं और वो सारी 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, कनकेव मिरर से 15 सेंटीमीटर की दूरी पे कन्वर्ज हो जाती हैं। आगे इसने पूछा कि हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें मिरर के सामने कि जो उसकी इमेज बनेगी उसका साइज़ भी ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा। तो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, 15 सेंटीमीटर पे रखें या फिर 30 सेंटीमीटर पे रखें। थर्ड ऑप्शन है 15 एंड 30 सेंटीमीटर के बीच में कहीं रखें, या फिर फोर्थ ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर से दूर वाले डिस्टेंस पे कहीं रखें। तो देखिए, जब भी बहुत ही ज़्यादा दूर से रेज आती हैं कनकेव मिरर के सामने तो वो डेफिनेटली कहाँ पे कन्वर्ज होंगी, फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। पिक्चर में जैसे आप देख सकते हो ये हमारा सन है और यहाँ से जो है रेज आ रही हैं कनकेव मिरर के सामने, सभी रेज कन्वर्ज होके कहाँ मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे। तो ये पॉइंट हमारा होगा फोकस। तो इट मीन्स यहाँ से एग्जामिनर ने इनडायरेक्टली हमें कहीं ना कहीं फोकल लेंथ की वैल्यू दे दी, तो हमारे पास फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। राइट, समझ गए आप ये पॉइंट। इनफाइनाइट डिस्टेंस से जब रेज आती हैं कनकेव मिरर के सामने तो वो डेफिनेटली फोकस पे कन्वर्ज होती हैं। इट मीन्स फोकल लेंथ हमें यहाँ से पता चल गई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो इसका आंसर है वो फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको जो रे डायग्राम हमारा होता है आपकी 10th क्लास की NCERT की बुक में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखें तब इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, साइज़ कैसा बनेगा, रियल बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इस तरीके से वो आपको टेबल याद होनी चाहिए। अब इसने पूछा है कि जो इमेज का साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर हो, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें। तो ये केस हमारा होता है जब ऑब्जेक्ट को हम 2F पे रखते हैं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तब जो है हमारी इमेज का साइज़ भी ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर बनता है। तो हमारी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आप कह सकते हो, वो किसके बराबर होता है, दैट इज़ इक्वल टू 2F। इट मीन्स यहाँ पे हमारा आंसर कितना बन गया, 30 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखेंगे। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट को हम 30 सेंटीमीटर पे रखेंगे मिरर के सामने ताकि उसकी इमेज का जो साइज़ है वो ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर बने। एक पिक्चर भी मैंने डाली हुई है, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। जैसे देखो, ये आपका कनकेव मिरर हो गया और
ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ से जब रे डायग्राम आपको पता होना चाहिए और फाइनल इमेज हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो इस तरीके से जो है ऑब्जेक्ट आपका 30 सेंटीमीटर पे रखा जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट आर हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिव फोर्स, सेकेंड ऑप्शन हाई रिटेंटिविटी, लो कोर्सिव फोर्स, थर्ड ऑप्शन लो रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिव फोर्स, फोर्थ ऑप्शन लो रिटेंटिविटी एंड लो कोर्सिव फोर्स। तो इसका आंसर हमारे पास होगा हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिव फोर्स। जो भी आपके परमानेंट मैग्नेट के लिए जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिव फोर्स होना चाहिए। तो बेसिकली रिटेंटिविटी क्या होती है? रिटेंटिविटी इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दैट रिमेन्स इन अ सैंपल आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। भी कोई भी आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल है, उसके अराउंड आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था उसको मैग्नेटाइज करने के लिए, बट आपने वो मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड बच गया, दैट इज़ रिटेंटिविटी। एंड कोर्सिविटी क्या होती है? कोर्सिविटी इज़ द मैग्नेटाइजिंग फील्ड दैट नीडेड टू डीमैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटीरियल। भी कितना हमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, दैट इज़ द कोर्सिविटी। सो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हमारे पास हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोर्सिव फोर्स होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैपेसिटर एक्ट्स एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस फॉर। कैपेसिटर किसके लिए एज इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एक्ट करता है? एसी के लिए, डीसी के लिए या फिर दोनों के लिए? फोर्थ ऑप्शन है दोनों के लिए ही नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूँ, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है, देन कैपेसिटर ब्लॉक डीसी। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है ये कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी, इट मीन्स कैपेसिटर जो है डीसी को पास नहीं होने देता। वो कैपेसिटर क्या करता है डीसी के लिए? एज एन इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का काम करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let P and E denotes the linear momentum and energy of a photon. If the wavelength is decrease, then both PE increase, P increase या E decrease. Third option P decrease, E increase. Fourth option both P and E decrease. तो देखिए P और E हमारे पास लीनियर मोमेंटम और एनर्जी हैं। सो P किसके बराबर होता है? P इज इक्वल टू H बाय लैम्डा एंड E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा। तो E और P में आप रिलेशन बना लो, C और P आएगा। तो यहाँ पे पूछा है अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ कर दी, आप इन दोनों फॉर्मूले से ही कंक्लूजन निकाल सकते हो। अगर वेवलेंथ डिक्रीज़ कर दी, ये डिक्रीज़ हो गई, ये डिक्रीज़ हो गई, तो P और E दोनों क्या होंगे? इंक्रीज़। P और E दोनों इंक्रीज़ होंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ से भी डेफिनेटली और क्वेश्चंस बनने की संभावना है, तो ये टॉपिक भी आप अच्छे से करके जाएं। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आगे आने वाली वीडियोस में बाकी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के